बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और साइकिल कोच हूँ। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो नफ्स है ये एक मजमुआ है वेसल्स का, और इन वेसल्स के अंदर एक अंदरूनी लेयर होती है जिसे हम एंडोथीलियम कहते हैं। और ये बात मानी जाती है कि अगर आपकी एंडोथीलियम सेहतमंद है तो इसका मतलब है कि आपको नमर्दगी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला नहीं है। लेकिन हमने ये देखा है कि कई लोग वाइग्रा सियारस लेते हैं और डेफिनेटली उनकी जो इरेक्शन है उसमें बेहतरी आती है, लेकिन उसका वो कम तराक जो कि उनका जवानी में होता था वो अचीव नहीं कर पाए। तो इस चीज ने हमें सोचने में मजबूर किया कि कुछ और तब्दीलियां भी ऐसी हैं जिसको हमने आज तक ऑब्जर्व नहीं किया और जो कि इंसान को नमर्दगी का शिकार कर देती हैं। इस सिलसिले में जब मैंने काउंटर चेक किया तो सबसे पहले एक नई थ्योरी हमारे सामने आई जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। वो ये कि लोगों ने ये कहा कि वो लोग जिनका नफ्स जो है रूटीन में सुकड़ा रहता है, या वो लोग जिनको सुबह के वक्त बहुत जोरदार किस्म का जो है वो इरेक्शन इंतशार जो है वो नहीं आता, वो लोग जो हैं वो ज्यादा नम्रदगी का शिकार होते हैं बृहस्पति के, जिन लोगों में ये चीज नहीं होती। और ये बड़ी अजीब बात थी। मैं हमेशा लोगों से कहता था यार तुम्हें बैठे हुए नफ्स के साथ क्या मसला है, अगर ये बैठा हुआ है तो ये एक टूटी है पेशाब ताकि जा सके, तो इसका क्या असर है आपकी नम्रदगी से। अगर ये स्टैंड हो गया, हार्ड हो गया, साइज गेन कर गया तो हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन नई थ्योरी जो है इसने कुछ नई रोशनियां डाली हैं। इसने कहा कि नफ्स अगर सिकुड़ा हुआ है, जब आप चल फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमें नफ्स को उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो मजीद कम हो गई है। आज मैं अपने उस सप्लीमेंट का तारुफ कराऊंगा जो कि समझे कि मेरा सबसे तकड़ा सप्लीमेंट है। ये खास तौर पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इसका बहुत क्लियर रोल है, मेरे अक्सर नुस्खों में पाया जाता है। ये है, इसका नाम है स्टायरोमैन। स्टायरोमैन का मतलब है जो बहुत सेक्सुअली हाई लिबिडो वाले लोग होते हैं, स्टायरोमैन। इसके अंदर कमाल के इंग्रेडिएंट है। एक तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन है एल-आर्जिनिन और एल-सिट्रुलिन का, जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जो कि हाईएस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन पैदा करता है। फिर इसके अलावा इसके अंदर फिनोग्रीक एक्सट्रैक्ट है। फिनोग्रीक यानी कि मेथी दाना, इसका एक्सट्रैक्ट है। और आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना हो, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना हो, वेट लॉस करना हो, आपकी स्ट्रेस को डाउन करना हो, हर जगह मेथी दाने का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मुफीद पाया जाता है। फिर इसके अंदर मैग्नीशियम है जो कि आपको रिलैक्स करती है और मसल्स को रिलैक्स करती है, बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करती है और वेसल्स को भी खोलती है। फिर इसके अलावा विटामिन B3 नायसिन इसके अंदर मौजूद है। ये एक बहुत कमाल की एक खुफिया चीज है जो मैंने अंदर डाली है। ये एक मुख्तलिफ तरीके से, यानी कि वाइग्रा वाले तरीके से नहीं, बिल्कुल एक डिफरेंट मैकेनिज्म से प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जरिए वेसल्स को खोलती है। और इसके अलावा आपका
जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको ये बढ़ाती है। तो मैं इसको एक पैकेट में यानी कि आपको तमाम चीजें प्रोवाइड करते हैं और बतौर अक्सर इस्तेमाल होता है मर्दाना कमजोरी के अंदर। तो मैंने अपना फोन नंबर दिया हुआ है इसमें, आप इसमें कॉल करके ये मेडिसिन मंगवा सकते हैं। यानी कि एक बंदे का नफ्स है जो कि नॉर्मल हालात में चलते फिरते बहुत ज्यादा सुकड़ा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी ब्लड सप्लाई कुछ कुछ उसको मिल रही है। लेकिन एक बंदे का जो नफ्स है वो सुकड़ के एक सुंडी की शक्ल इख्तियार कर गया है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत कम है उस दौरान, जाके वो बहुत सुकड़ा हुआ है। अब वो खड़ा तो वो कभी कभी होता है ना, कभी जोश में आता है, ज्यादातर तो बेचारा वो कछू गुमे की तरह अपना सर जो है अंदर ही घुसेड़ के बैठा होता है। तो ये जो टाइम है उसकी सेहत के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि अगर उस टाइम पे उसको खून की सप्लाई कम मिल रही है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि उसके अंदर के जो टिश्यूज है वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ वो सही नहीं रहती और वो हार्ड होने शुरू हो जाते हैं। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जब वो ब्लड की सप्लाई उनकी बढ़ती है, जब वेसल्स खुलती हैं, तो वो अपना स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि उसमें तब्दीलियां आ चुकी होती हैं, उसमें हार्डनेस आ चुकी होती है, उसमें लचक नहीं रही होती, तो वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो है वो स्टैंड नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नफ्स का जो सिकुड़ना है, सिकुड़े रहना, ये भी एक खतरे की अलामत है। तो हमने ये देखा है कि आखिरकार ये हाइपर कॉन्ट्रैक्टेड ये क्यों सिकुड़ा रहता है, इस चीज पे हम जरा गौर करते हैं। हमने ये देखा है कि हमारा जो नफ्स है इसके अंदर एक दिमाग से आती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि नफ्स की ब्लड सप्लाई को कम करता है, और एक आता है पैरासिम्पैथेटिक जो कि इसकी जो ब्लड सप्लाई है, खून की जो गर्दिश है उसको बढ़ाता है। उनका एक बैलेंस रहता है, ठीक है। जब आपका नफ्स पूरा तमतराक के साथ स्टैंड होता है तो पैरासिम्पैथेटिक अपने पूरे जोबन पे काम कर रहा होता है, और जब वो सुखड़ा होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा ओवर एक्टिव, ज्यादा काम कर रहा होता है, तो नतीजा ये निकलता है कि उनका जो नफ्स है ये सुखड़ा भी जरूर से ज्यादा रहता है, तो खून की सप्लाई कम रहती है, और जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, उसकी न्यूट्रिशन की सप्लाई कम हो जाती है, तो उसकी सेहत जो है वो उसको बेचारे को सोखड़ा पड़ जाता है। तो ये तो एक वजह समझ आई कि जो सिकुड़ा हुआ नफ्स है वो किस तरीके से आपका लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अगर वो सिकुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है उसकी उम्र इतनी लंबी नहीं होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता जल्दी काम वो छोड़ना शुरू कर देगा। अच्छा, इसके अलावा सिकुड़ने की वजह हमने और भी देखी थी कि इंसान के जो पेल्विस है, ये जो कूल्हे के जब फर्श है, इसे पेल्विस का फ्लोर कहते हैं, अगर ये बहुत ज्यादा टाइट रहे, यानी कि उनके मसल जो है बहुत ज्यादा बिल्कुल टाइट हो, जो आमतौर पे ज्यादा कुर्सी पे बैठने की वजह से हो जाती है, या इंसान का दिमाग बहुत ज्यादा परेशान रहता हो उस वजह से वो टाइट हो जाते हैं, तो उन लोगों की ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है, उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है, और वो जो मसल्स हैं वो नफ्स को अंदर की तरफ वो खींच भी लेते हैं। तो इसका मतलब है जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ज्यादा कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, ज्यादा मोबाइल के साथ लगे रहते हैं, तो उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो कॉन्टिन्यूसली कम रहती है उन बंदों की निस्बत जिनका नफ्स जो है रूटीन के साइज में मुनासिब रहता है। लेकिन वो लोग जिनका रूटीन का साइज बिल्कुल ही छुआरे से भी छोटा हो जाए, तो इसका मतलब है उनका नफ्स जो है उसकी उम्र जो है
वो कम है। अच्छा, तो एक तो वजह हमें ये समझ आई कि हमें इसको इस पर्याय में भी देखना है। तो दूसरी चीज हमें जो चीज अभी पिछले दिनों मैंने एक पॉडकास्ट देखा डॉक्टर गोल्डस्टाइन का। गोल्डस्टाइन का डॉक्टर रीना मलिक के साथ था। तो हमारा गोल्डस्टाइन है वो हमारा बस ऐसे ही है कि जैसे वो बिग बॉस होता है, ठीक है। यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन का वो हेड है। हमारे बड़े बड़े जो साले हैं उनका वो चीफ एडिटर है। तो रीना मलिक भी है लड़की, मेरे से तो बड़ी जूनियर है लेकिन उसने बड़ी तरक्की की है। उसने वो पॉडकास्ट किया हुआ था। उसमें जो बात डॉक्टर गोल्डस्टाइन ने की वो बड़ी ही अहम थी। वो ये कि उसने कहा कि अगर आपकी ब्लड वेसल जो है वो अगर व्याग्रा के अंडर वो फुल जोर से उसके अंदर एंडोथेलियम सही काम भी करे तो भी इरेक्शन पूरा अचीव नहीं होता। और इसकी जो वजह उसने बयान की वो ये कि हमारा जो नफ्स है इसके अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यू होता है। यानी कि एक तो वो आप उसकी क्रॉस सेक्शन देखें ना, ये हमारा नफ्स का, इसके अंदर पॉकेट्स बनी हुई है। तो पॉकेट्स के अंदर जो ब्लड भरता है तो वो एकदम फूल जाता है, फूल के वो फिर कड़ाव में आ जाता है। और क्योंकि दूसरी साइड पे जो ब्लड वेसल्स हैं जो वेन्स हैं वो बंद हो जाती हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अगर वो जो पॉकेट जो फूलती हैं, पॉकेट्स के आप इर्द गिर्द देखें तो उसके इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर जो होता है वो स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अगर स्मूथ मसल जो है वो कम हो जाए, क्यों कम हो जाएंगे? अगर उनकी ब्लड सप्लाई कम है, वो कब कम है? जब वो सुखड़े हुई हालत में उनको खून कम जा रहा है तो आपके स्मूथ मसल जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं, वो डीजनरेट करना शुरू हो जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि अब जो पॉकेट्स हैं उनकी जो फूलने की जो ताकत है, फूलने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जब वो उनकी फूलने की कैपेसिटी कम हो जाती है तो नफ्स का जो इरेक्शन होता है, जो हार्डनेस है, ये भी कम हो जाती है, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि वो जो एक तो आपके स्मूथ मसल्स हैं वो कम हो गए हैं जिसकी वजह से वो फूलना कम हो गया है। इसके अलावा वो स्मूथ मसल जो है वो कनेक्टिव टिश्यू उसके इर्द गिर्द होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू भी जब उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कम रहती है, और कब कम रहती है, अब सुखड़ा रहता है और मेजोरिटी ऑफ टाइम हमारा नफ्स जो है वो सुखड़ी हालत में ही होता है। जब वो सप्लाई कम हो जाएगी तो उसके जो वो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर होते हैं कोलेजन, कोलेजन होता है और इलास्टिन होता है। और जो कोलेजन जो है वो ज्यादा जमना शुरू होता है और इस टाइप का हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है जो कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिसिटी कम होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो पॉकेट्स हैं उसके इर्द गिर्द मसल्स भी कम हो गए और उसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हार्ड भी हो गया। जब हार्ड हो गया तो क्या होगा, तो नफ्स जो है पूरे जोर से अपनी पोजीशन नहीं ले सकते। जैसे कि आप एक बड़ी जर्सी इलास्टिक किस्म की तंग पहन के फिर रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि इलास्टिक किस्म की आपका है तो आप बड़ा आराम से मूव कर रहे हैं। और अगर ही वही इलास्टिक वाली जो आपने डांगरी पहनी हुई है उसकी जगह पे आप शॉपर की बनी हुई डांगरी पहन लेंगे तो आप मूव नहीं कर पाएंगे। यही हाल आपके नफ्स का भी होता है। तो उस वजह से आपका जो नफ्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम छोड़ना शुरू हो जाता है। तो अब हम आते हैं कि अगर इस चीज को सामने रखें तो इसका मतलब है खाली वाइग्रा और सियालिस या वोडेनाफिल या अवेनाफिल जो है यही चीज का हल नहीं है, ना ही इवन एल-आर्जिनिन भी अगर आ जाएगा तो वो भी मुकम्मल तौर पे उसको अपनी पूरी पोजीशन में नहीं ला सकता। इसके लिए हमें उस कनेक्टिव टिश्यू पे काम करना पड़ेगा, ये बड़ी अहम बात है। उसको किसी तरीके से हमें ठीक करना पड़ेगा। हमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था जो कि ओवर एक्टिव हो गया था सोचने की वजह से,
उसको उसकी एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा और पैरासिम्पथेटिक को ऊपर ले जाना पड़ेगा। जब ये सब कुछ होगा तो फिर जाके वहां पर कुछ रिवर्स गियर जो है ना वो लगना शुरू हो जाएगा उसकी एजिंग को। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक तो यह है कि आप डेली बेसिस पे टेडेलाफिल लेते हैं, उससे खून की सप्लाई जैसी तैसी बेहतर रहती है। लेकिन इसके अलावा जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है इसको एक्टिव करने के लिए हमें अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करना है। मेंटल स्ट्रेस को जब हम कम करेंगे तो जो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है इसकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, तो ब्लड की सप्लाई जो है वो ज्यादा रहेगी और नर्व जो है वो थोड़ा सा वो जैसे कछुगुमा सार बाहर निकालता है तो थोड़ा सा सार वो बाहर निकालना शुरू कर देगा। अच्छा, फिर इसके अलावा हम जो है ना वो पंप यूज कर सकते हैं, जो वैक्यूम पंप है। जब वो यूज करते हैं तो वो अगर वो नहीं भी स्टैंड हो रहा तो वो ब्लड जो है जबरदस्ती वहां पे लेके आता है और उसकी सर्कुलेशन कराता है और उसकी न्यूट्रिशन जो है वो पूरी करती है। सो वो सुखड़ा हुआ था तो ब्लड सप्लाई कम भी रही थी, लेकिन आपने उसको 2 दफा दिन में पंप करके एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई जो है ना उसको हमने दे दी है। फिर इसके अलावा आप मैंने जो एक्सरसाइजेज बताई हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज, ये बड़ी अहम है। ये आपके जो पेल्विस के मसल्स हैं इनको रिलैक्स करती हैं। रिलैक्स करने से वो ब्लड जो है वो उनका फ्लो बढ़ जाता है और वो मसल जो उसको खींच रहे होते हैं नब्ज को वो भी उसकी जो खिंचाव है वो भी उसमें भी एक वादे तौर पे कमी आ जाती है। तो नतीजा ये निकलता है कि नब्ज जो है वो समझे तो वो नीचे से निकल के जड़ से ऊपर की तरफ, उसकी जड़ ऊपर की तरफ आ जाती है, बाहर की तरफ आती है और उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो भी उसमें एक इजाफा जो है वो आपको मिलता है। लेकिन अब रह गया आपकी कनेक्टिव टिश्यू और आपका स्मूथ मसल, इसका क्या करें? इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं काम करती, कोई वगैरह काम नहीं करती क्योंकि रीजनरेट नहीं कर पाती ये चीजें। इसको रीजनरेट करने के लिए हमें शॉक वेव थेरेपी इस्तेमाल करनी पड़ती है। शॉक वेव थेरेपी पीआरपी इफेक्टिव है, लेकिन जो रिसर्चेज हैं अब वो ओवरवेलमिंगली शॉक वेव थेरेपी की हक में ये फैसला दे रही हैं कि ये शॉक वेव थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो कि आपके जो स्मूथ मसल्स जो कि मर गए हैं, खत्म हो गए हैं, उनको नई जिंदगी बख्शता है और वहां के जो स्टेम सेल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मूथ मसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपकी जो कोलेजन है जो कि हार्ड थी और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो फिर लचकदार होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि पीआरपी में भी ये इसका कुछ इफेक्ट है, लेकिन उतना इफेक्ट। और इसके अलावा हम लोग जो है अपने क्लिनिक पे रेड लाइट थेरेपी को भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि सेल से भी अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे काम करके वहां पर एंजाइम्स और चीजें और एनर्जी हर चीज पैदा करते हैं ताकि मसल्स की ग्रोथ हो सके। तो इस वजह से हम, इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो पैराडाइम शिफ्ट आ गया है, हमने एक नए तरीके से इलाज करना शुरू कर दिया जो कि अभी तक 99% सेक्सोलॉजिस्ट जो है जिससे वाकिफ नहीं है। तो मैंने कहा ये इंफॉर्मेशन जो है ये आप तक जरूर पहुंचा दी जाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें और खुशियां बांटें। डॉक्टर बख्शी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।